ये जो टॉपिक है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था पहले इसको भी समझ लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन के चलते किया गया था। ये जो हम लोग अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं ना कि स्टार्टिंग अप टू 10 क्लास तक हम लोग पढ़ते हैं, लाइट इज़ रे ऑप्टिक्स के अनुसार से हम लोग पढ़ लेते हैं रे ऑप्टिक्स। और क्लास 12th में ऑप्टिक्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो ये वेव ऑप्टिक्स का जो लॉजिक है ना, ये सबसे पहले मानना था हाइजेंस का ये मानना था कि लाइट वेव है, वो जो ट्रैवल करता है ना वेव की तरह ट्रैवल करता है, ये उनका मानना था। लेकिन उनके पास कोई प्रूव नहीं था, एक्सपेरिमेंट नहीं था, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं इसको। तो अस्तित्व में ये नहीं आए, हाइजेंस का स्टार्टिंग में ये जो लॉ है ये अस्तित्व में नहीं आया। लेकिन आगे चल कर के बहुत समय के बाद एक साइंटिस्ट उनको मिल ही जाते हैं, क्योंकि हाइजेंस के पास स्टेटमेंट था, प्रूव नहीं था। और ये स्टेटमेंट के साथ कोई भी हम लोग साइंस का प्रूव नहीं कर सकते कि हाँ वो बात सही है, जैसे वेब बोलने वाली बात जो सही है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर आइंस्टाइन के पास इसका प्रूफ था, एक्सपेरिमेंट के साथ ये प्रूफ था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर को शो करता है, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होता है इसका। अंत में यंग्स बोल करके एक साइंटिस्ट इनको मिल ही गए, हाइजेंस को, जो वो एक्सपेरिमेंट एक करते हैं जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और जिसमें यह साबित हो जाता है कि नहीं, लाइट एक वेव है। अब इनके पास भी प्रूफ आ चुका था। तब जाकर के कभी भी वेव ऑप्टिक्स खोलिएगा तो सबसे पहले हाइजेंस को आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। हाइजेंस का जो बात वो उतना दिन से नहीं माना जा रहा था, इस एक्सपेरिमेंट के बाद सब उनको बोला कि ये एक्सपेरिमेंट सही में सच में है। तो ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से साबित करता है और क्या साबित करता है वो समझ में आया। लाइट एक वेव नेचर है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यह साबित करता है, ठीक है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट को समझाते हुए हम बताना चाहेंगे आपको कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा है। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेना पड़ता है। यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है और ये आपका स्क्रीन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस d है। अब ये सोर्स ऑफ लाइट से अब हम इसे वेव की तरह ही देखेंगे, एक वेव इधर निकलेगा, एक वेव इधर से निकलेगा, ठीक है। ये वेव निकलेगा और एक वेव इधर से निकलेगा और यहाँ सुपर इम्पोज होगा, मतलब दो वेव, यहाँ से निकलने वाले वेव को y1 बोल रहे हैं और यहाँ से निकलने वाले वेव को y2 बोल रहे हैं। जब इसे सुपर इम्पोज करके देखा गया ना, सुपर इम्पोज हुआ तो यहाँ पर एक अजीब सा चीज़ देखने को मिला। मिड में आपको ब्राइट देखने को मिला, एकदम सेंटर पर, उसके बाद डार्क देखने को मिला, उसके बाद फिर ब्राइट देखने को मिला, फिर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह करके पैटर्न आपका बन गया, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके बाद ये स्क्रीन पर जो ये पैटर्न बना है ब्राइट डार्क का, तब तो वो कहना एकदम सिंपल हो गया कि हमने दो वेव को भेजा था। अगर ये वेव नेचर है तभी तो ये वेव नेचर की तरह एक्ट कर रहा है। वेव नेचर बोले तो वेव क्या होता है, वेव में क्या होता है, वेव क्रस्ट ड्रफ ऐसे करके चलता है, या कॉम्प्रेस होता है, फिर रेरिफिकेशन, फिर कॉम्प्रेस होता है, ठीक है। रिपीटेड है, ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। तो ठीक इसी तरह से क्या ये नहीं बना, ब्राइट डार्क ब्राइट। तो ये एक तरह का रिजल्टेंट आपको क्या दिया, वेव दिया, जिससे साबित हो गया कि लाइट एक वेव नेचर शो करता है। और हाइजेंस का तब जाकर के हम लोग इस पर अमल किए, उनका स्टेटमेंट को पढ़े, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और फिर से हम लोग रिफ्लेक्शन और रेफ्रैक्शन फिर से पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो यही सब टॉपिक आपको पढ़ना है, जो कि हाइजेंस प्रिंसिपल ऑलरेडी हमने आपको बता चुका है। आज हम लोग ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में
ये यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट में को करना के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो सबसे पहला जो कंडीशन चाहिए ना, जो एग्जाम में 100% कर के जाइएगा आप लोग, सबसे पहला कंडीशन चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि आप गए और कर देंगे, इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि लाइट आपका कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। तो ये कौन सी बड़ी बात है सर, घर में जो बल्ब लगाते हैं वो क्या कोहेरेंट सोर्स, वो लाइट ऑफ सोर्स है क्या, वो कोहेरेंट सोर्स है? एकदम नहीं है। कोहेरेंट सोर्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को तो ये आपको लिखने भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्स, तो ये जरूर लिखिएगा, इस डिफिनेशन को पढ़ के जाइएगा। द सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट कॉन्टिन्यूअस लाइट वेव, ठीक है, ये चीज़ तो सब में मिल जाएगा। कोई भी सोर्स आप देते हैं, जैसे बल्ब लगा दिए, एलईडी लगा दिए, चाहे कोई भी लाइट लगा करके उसे कंटिन्यूअस लाइट वेव तो उससे निकलेगा ही, लेकिन उस वेव में कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी है तब वो लाइट को कोहेरेंट सोर्स कहा जाएगा, अन्यथा वो सब ज़्यादातर जो लाइट होता है इनकोहेरेंट होता है। तो क्या प्रॉपर्टी चाहिए? द सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट कॉन्टिन्यूअस लाइट वेव, कॉन्टिन्यूअस लाइट वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ उसका सेम होना चाहिए, वेवलेंथ उसका सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सेम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वेवलेंथ सेम कैसे कर सकते हो? वेवलेंथ को सेम कैसे कर सकते हो? वेवलेंथ प्रिज्म में हम लोग किए थे कि हर एक कलर का अपना अपना इंडिविजुअल वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो कलर को आपको सिंगल कलर रखना होगा, कलर को कमांड करना होगा, ठीक है। जैसे 15 रुपया का शीशा वाला जो फिलामेंट का बल्ब आता है उसको लगा करके आप कभी भी कोहेरेंट नहीं बना सकते, उसमें मिक्सचर ऑफ कलर्स होता है और सभी कलर का अपना अपना वेवलेंथ होगा, तो वो तो ज़िंदगी में कोहेरेंट नहीं बनेगा, वो कोहेरेंट सोर्स हो ही नहीं सकता। तो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए वेवलेंथ आपका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब मोनोक्रोमेटिक आपको लाइट लेना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेना है, सिंगल कलर ऑफ लाइट सोर्स लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि वेवलेंथ आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, उस वेव का वेवलेंथ कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरा, फेज कांस्टेंट होना चाहिए, अगर फेज में डिफरेंस है तो वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जब मिलेगा तब उस जा करके हम लोग कहेंगे कि ये कोहेरेंट सोर्स है। इसीलिए कोहेरेंट सोर्स बनाना या बोल देना ये कोहेरेंट सोर्स है, वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर भी करके जाइएगा कि यहाँ पर हम आंसर टाइप से ही लिख दिए हैं, क्योंकि अगर सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज अगर चाहिए तो इसीलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट हो नहीं सकता। दो इंडिपेंडेंट, मान लीजिए एक रेड कलर का आपने बल्ब जला दिया, सूर्या कंपनी का ही रेड कलर का बल्ब जला दिया, फिर दूसरा आपने रेड कलर का ही सूर्या कंपनी का उतना ही वाट का फिर लगा दिया आपने, तो क्या इसका फ्रीक्वेंसी ये क्या वो कोहेरेंट सोर्स हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट सोर्स आपस में कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे। दैट्स व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्स। इसलिए ये तीन प्रॉपर्टी मैच करवा नहीं हो पाएगा, इसलिए दो अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, वो कभी भी आपस में कोहेरेंट नहीं होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग ए कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को आप किस तरह से आप ला सकते हैं, ले सकते हैं, इसका टेक्निक क्या है कि आपको तो कोहेरेंट सोर्स चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्स चाहने के लिए आपका पहला टेक्निक है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो हम लोग यूज़ करते हैं वही पहला टेक्निक है। उससे आपको क्या मिल जाएगा? कोहेरेंट सोर्स मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखो किस टेक्निक से ऑब्टेन कीजिएगा कोहेरेंट सोर्स। जैसे ये सिंगल कलर ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट दिए, अब इससे निकलने वाला वेव और इससे निकलने वाला वेव तो कोहेरेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ का वेव y1 और ये वाला तुम्हारा y2, ये दोनों का सेम वेवलेंथ होगा, क्योंकि इसी से डेवलप किया है, ठीक है, इसी से ये डेवलप हुआ है, तो सेम वेव होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगा और सेम फेज या फेज डिफरेंस तुम्हारा कांस्टेंट होगा। ये सब क्यों इतना सेम मिल रहा है? क्योंकि ये सिंगल सोर्स से ही हमने दो स्लिट के मदद से दो वेव को प्रोड्यूस किया है। तो वेव का पहला वेव का जो जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी तो उसका भी होगा, इसका वेवलेंथ। जिस ये कलर का
ये कलर का जो भी वेवलेंथ होगा यहाँ तो वो वही वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा दोनों का, और फेज डिफरेंस भी तुम्हारा कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कोहेरेंट सोर्स, सिंगल सोर्स से ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशन भी आप लिख लीजिए किस तरह से कोहेरेंट सोर्स को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग ए टू कोहेरेंट सोर्स, तो ये भी याद करके जाइएगा, शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस। कोई भी डिवाइस से आपको एक सिंगल सोर्स से ही निकाल सकते हैं, जिसका अभी हमने एग्जाम्पल दिखाया कि ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये टेक्निक यूज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टेक्निक, इधर से निकलेगा और इधर से निकलेगा। ये जो दो वेव निकलेगा वो दोनों कोहेरेंट सोर्स ही होगा, क्योंकि सिंगल सोर्स से हमने यूज़ कर रहे हैं। हमने सोर्स ऑफ लाइट क्या है यूज़ किया, सिंगल। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड गिव ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट कहने का मतलब सिंगल कलर का लाइट होना चाहिए। ठीक है, सिंगल कलर ऑफ लाइट का, ऐसा नहीं कि इधर हम रेड भेज रहे हैं इधर हम येलो भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंगल कलर का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ये दो कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा कोहेरेंट सोर्स लेने के लिए। तो चलिए अब हम लोग एक्सपेरिमेंट पर काम करते हैं। एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जो हमने यहाँ पर जो फिगर बनाया है, इस तरह का सोर्स, एक सिंगल सोर्स लिया है। क्यों लिया है अब समझ में आ रहा होगा क्यों हमने लिया है। और ये आपका स्क्रीन है, यहाँ से एक सोर्स निकला और एक सोर्स यहाँ से निकला। इस सोर्स का नाम y1 ले लेते हैं और y2 ले लेते हैं, यहाँ का वेव जो निकला है। और इस वेव को हम लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वेव को कैसे लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि अभी वेव पढ़ रहे हो इस तरह से एसी में ही पढ़ रहे थे। अल्टरनेटिंग करंट में भी तो वेव की तरह ही जाता था। उसमें करंट को कैसे लिखते थे, I = I0 sin ओमेगा t। ठीक है, लिखने का तरीका यही है साइन फंक्शन में। क्लियर है, ऐसा ही पोटेंशियल भी लिखते थे। ठीक इसी तरह से इस वेव को क्या लिखोगे आप, A sin ओमेगा t, और इस वेव को क्या लिखोगे, B sin ओमेगा t प्लस फाई। देखो फाई यहाँ पर कांस्टेंट है, ये फेज हो गया तुम्हारा। ठीक है, A और B तुम्हारा क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ये तुम्हारा y1 और y2 आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों कोहेरेंट सोर्स ही है। और अब यहाँ से जो वेव निकलेगा ना बाबू, इस तरह से निकलेगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा और इस तरह से यहाँ पर भी निकलेगा। और हम जैसा कि हम बताए हैं कि बीच में आपका ब्राइट बनेगा। तो इस घटना को पूरे, तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट, जो एक कोहेरेंट सोर्स इधर से निकाल लिए, एक कोहेरेंट सोर्स इधर से निकाल लिए, और ये कोहेरेंट सोर्स जो वेव है और ये दोनों वेव आपस में जो इंटरमिक्स होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और मिल करके यहाँ पर जो पैटर्न बनाते हैं, यहाँ पर ब्राइट, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर ब्राइट, यहाँ पर डार्क, इस तरह से जो पैटर्न बनता है ना बच्चा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इस घटना को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को भी आप, यही टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट में, आपको इंटरफेरेंस के बारे में, इंटरफेरेंस होता क्या है। तो इंटरफेरेंस दो कोहेरेंट सोर्स को, दो कोहेरेंट वेव सोर्स से जो वेव बनता है, वेव हमको जो मिलता है, उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस का मतलब सिंपल होगा, यहाँ पर जो दो वेव है I1 प्लस Y1 प्लस Y2 करेंगे। ठीक है, सुपर इम्पोज करेंगे, तब जाकर के एक रिजल्टेंट वेव मिलेगा। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। लाइट है वो दो तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, दो तरह का लाइट होता है। एक तुम्हारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक तुम्हारा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिंपल वर्ड में बोले तो ये डार्क, जो हमारा डार्क बन रहा है, और यहाँ कंस्ट्रक्टिव का मतलब ब्राइट जो बन रहा है। आपको ब्राइट मिला ना, दो वेव को इंटरमिक्स करवाए हैं, दो वेव को सुपर पोजिशन किए हैं, तब जा करके आपको ब्राइट मिला है। तो उसे हम लोग, जब ब्राइट मिलता है तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जब डार्क मिलता है तो उसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब इंटरफेरेंस समझ जाने के बाद कि इंटरफेरेंस होता क्या है,
दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो कंडीशन इसमें आएगा क्या, इतना लंबा टॉपिक है, इसमें पढ़ के क्या जाना है। एक वर्ड में अगर हम बोल दें कि आपको यंग्स डबल स्लिट पढ़ के जाना है, इंटरफेरेंस पढ़ के जाना है, नहीं, आपको पढ़ के जाना है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको क्या पढ़ना है, ये आपको एग्जाम में आएगा, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये पढ़ना है आपको एग्जाम के लिए। कब हमको ब्राइट मिलेगा, क्या ऐसा कंडीशन करना पड़ेगा, क्या ऐसा कंडीशन इस दो वेव को जोड़ने में करना पड़ेगा जिससे हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, और ऐसा क्या होता है या ऐसा क्या करना होगा कि इन दो वेव को जोड़ने पर हमको डार्क या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, ऐसा क्या कंडीशन होगा। और ये कंडीशन अगर पूछा जा रहा है तो आपको दो पॉइंट पर आपको बात करना होगा, एक पाथ डिफरेंस पर और एक फेज डिफरेंस पर। फिर से बोल रहे हैं, एक पाथ डिफरेंस पर, एक फेज डिफरेंस पर। दो वेव, यहाँ पर दो वेव है, दो वेव के बीच में क्या फेज होना चाहिए जिससे हमको ब्राइट मिले या कंस्ट्रक्टिव मिले। दो वेव के बीच में कैसा पाथ डिफरेंस होना चाहिए कि हमको कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट मिले या डार्क मिले। तो आपका आंसर कंडीशन पर किस पर होना चाहिए, पाथ डिफरेंस और फेज पर, ठीक है। तो हम लोग जैसे समझते हैं, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। ये डेरिवेशन है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन। हम लोग जानते हैं इंटरफेरेंस में दो वेव को हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं, तो करो इसको। यहाँ से पहला वेव अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन दो वेव को जोड़ना है, y1 प्लस y2, तभी तो हमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मिलेगा ना। तो सबसे पहले जोड़ करके देखते हैं। तो जोड़ने के लिए a साइन ओमेगा t और दूसरा b साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। लिए y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन ओमेगा t कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा t साइन 5। b से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t कॉस 5 प्लस b कॉस ओमेगा t प्लस, सॉरी इंटू में है साइन 5। देखिए इसमें और इसमें ये कॉमन निकल रहा है, y इक्वल टू साइन ओमेगा t, तो a प्लस b कॉस 5 और b साइन 5 कॉस ओमेगा t। देखिए इसमें इस पार्ट को और इस पार्ट को आपको लेट करना होगा, ठीक है। लेट a प्लस b कॉस 5 और r कॉस थीटा मानना होगा, और दूसरा b साइन 5 को r साइन थीटा मानना होगा, ये लेट करना होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। उन सभी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव ब्राइट और डार्क का बात कर रहा है, तो अगर वेव, जब भी वेव यहाँ पर अगर सपोज कर लो इसको पुट करके देखो, एक रिजल्टेंट वेव पैरेलली ही आते हैं, तो इसको अगर यहाँ पर पूरे को मान लेंगे r cos थीटा, तो क्या होता है, तो y इक्वल टू साइन ओमेगा t, उसके बाद r cos थीटा प्लस b साइन 5 को क्या मान सकते हैं हम, r साइन थीटा कॉस ओमेगा t। r को कॉमन ले लो बच्चा लोग, तो यहाँ पर साइन ओमेगा t कॉस थीटा साइन थीटा कॉस ओमेगा t, इसका एक फॉर्मूला होता है
y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये फॉर्मूला आ गया, ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट वेव आ गया। ये आपको क्या मिल गया, रिजल्टेंट वेव आपको मिल चुका है। तो यहां पर देखो ये जो रिजल्टेंट आर है ये क्या है, मतलब एक कोई भी वेव अगर लिखा जाता है, जैसे एसी में ही आप लिखते थे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये तो एम्पलीट्यूड होता था, पिक वैल्यू होता था। ठीक उसी तरह से ये क्या है, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट है। जब आपने दो वेव को जोड़ा है ना, तो यहाँ एम्पलीट्यूड ए है, ये बी है, इन दोनों वेव को जोड़ करके नेट एम्पलीट्यूड कितना आया, टोटल एम्पलीट्यूड कितना आया, तो आर आया। क्या आया, आर आया। तो एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन में निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको ब्राइट बनाना है तो एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम होगा, अगर डार्क बनाना है, डिस्ट्रक्टिव बनाना है, तो एम्पलीट्यूड हमारा एकदम मिनिमम होगा। तो ये मिनिमम होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, ये तो डिसाइड करने वाला कौन है, आर है। और यहाँ आर क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये दोनों वेव ए और बी का जो एम्पलीट्यूड लिया गया है उसका रिजल्टेंट है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, ये वैल्यू 2 और 3 से निकलेगा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेव आ गया। ये आर कैसे निकाले, अब हम उस पर काम करने जा रहे हैं, वो आर को कैसे निकाले। तो आर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग 2 and 3 इक्वेशन को करेंगे, 2 और 3 को। तो चलो इसका स्क्वायरिंग करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2ab कॉस 5 ये हुआ। और उधर क्या आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हो, क्या करते हो, ऐड करते हो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 ब्रैकेट प्लस 2ab कॉस 5 इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस तरह से हम इसका वैल्यू को निकालते हैं, मतलब रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड को निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आर का फार्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5, ये फार्मूला आया। अब जो हमें कंडीशन, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए, यही बतलाएगा कि कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। अगर डिस्ट्रक्टिव है तो आर मिनिमम होगा और कंस्ट्रक्टिव है तो आर को मैक्सिमम करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सेंस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टर्म आपको इसमें ध्यान देना है, ये सब पॉइंट आप ये डेरिवेशन ना करें, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाइड होगा इस फार्मूला से, ना कि साइन ओमेगा थीटा, ये चाहिए हमको, ये चाहिए, आर चाहिए। और आर का फार्मूला क्या है, दोनों वेव, ये जो हमने y1 और y2 लिया है, a और b, ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है, उसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बीच का फीज देखेंगे, एंगल देखेंगे, फाई देखेंगे। ठीक है, तो उसको जोड़ने से हमको नेट एम्पलीट्यूड का पता चलेगा। ठीक है, ओके। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमेशा याद रखिएगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हम एम्पलीट्यूड को A से लिखेंगे और इंटेंसिटी को I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी तोड़ोगे तो यहाँ पर K बैठाओगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी A स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और करके बता रहे हैं, A स्क्वायर इक्वल टू I बाई K, I बाई K। A स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, I बाई K लिख सकते हो। क्लियर है? ऐसा भी कर सकते हो, एम्पलीट्यूड को A इक्वल टू लिखना है रूट अंडर I बाई K। ठीक है, ये तीनों फार्मूलाज को आप लिख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा लिख करके दिखाइए। तो यहाँ पर दो एम्पलीट्यूड है ना, जैसे A है, B है। जैसे R का फार्मूला आपका क्या है, R स्क्वायर है, A स्क्वायर है, B स्क्वायर है, 2AB cos फाई है। तो R स्क्वायर को कैसे लिखा जाए, स्क्वायर को कैसा लिखा जाए, स्क्वायर वाले को I बाई K। तो यहाँ I बाई K, I बाई K, लेकिन यहाँ R लगा देते, क्यों, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, R स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं। अच्छा, A स्क्वायर को कैसा लिखा जाए, मान लो इस वेव का है, तो इसकी इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं I1 बाई K। B स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, I2 बाई K। सिर्फ A को कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ A को लिखने के लिए I1 बाई K का रूट, और सिर्फ B को कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर I2 बाई K। इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको राइट डाउन करें। एम्पलीट्यूड का ही फार्मूला से हम लोग इंटेंसिटी का फार्मूला निकाल लेंगे। जैसे एम्पलीट्यूड का फार्मूला R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos फाई है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ लिखा हुआ है IR बाई K, यहाँ I1 बाई K, I2 बाई K, यहाँ पर 2 रूट अंडर I1 बाई K, रूट अंडर I2 बाई K, और यहाँ पर cos फाई। रूट के एक K हो जाएगा यहाँ पर। IR बाई K इक्वल टू I1 बाई K प्लस I2 बाई K प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 बाई K इक्वल टू cos फाई। K कॉमन लेके काट सकते हो। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 प्लस I1 इंटू I2 cos फाई आ गया। तो एक फार्मूला ये बच्चे लोग एग्जाम के लिए, और ये एम्पलीट्यूड का फार्मूला है। ठीक है, और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला है। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस भी होता है जो आपको दिमाग में रखना है। स्पेशल केस क्या होता है, यहाँ पर इसको पूरा मिटा ही दो, जगह बन जाएगा। स्पेशल क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से दो वेव जो निकल रहा था, जो दो वेव यहाँ पर निकल रहा था, एक वेव इधर से एक इधर से, तो यहाँ का भी इंटेंसिटी I1 है, यहाँ का इंटेंसिटी, ये दोनों आपस में बराबर हो, तो कहने का मतलब यहाँ वाला वेव और यहाँ वाला वेव का इंटेंसिटी I1 और I2 दोनों I के बराबर हो। तो ये फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा, when I1 is equal to I2 equal to I के बराबर, तो यहाँ IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई जो आपने पढ़ा है, IR इक्वल टू I प्लस 2 I स्क्वायर cos फाई हो जाएगा, और यहाँ IR इक्वल टू 2I cos फाई, IR इक्वल टू 2I1 प्लस cos फाई, और IR इक्वल टू 2I2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 इसका फॉर्मूला होता है। तो IR इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2।
ये फॉर्मूला आपको इंटेंसिटी के लिए याद रखना है। ये तब लगाना है जब दोनों वेव का y1 और y2 का इंटेंसिटी आपका सेम दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए कंडीशन पर बात करते हैं। ये इंटेंसिटी हो गया, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, पहले कंस्ट्रक्टिव करेंगे उसके बाद डिस्ट्रक्टिव करेंगे, ठीक है ना? पहले कंस्ट्रक्टिव करते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये वाला जो पोर्शन है R तुम्हारा क्या होना चाहिए, R मैक्सिमम आए। और R को मैक्सिमम कौन करेगा, cos फाई करेगा। cos फाई कैसे मैक्सिमम कर सकता है, +1 लेकर के। अब तुम खुद ही डिसाइड करो कि फाई तुम्हारा कब 1 होगा। यही फाई को हम लोग क्या कहते हैं, फेज। हमने बोला था आपका आंसर फेज में होना चाहिए, तो फेज बोला जाएगा। तो आपका फेज कैसा होना चाहिए, 1 आए। तो 1 यहाँ पर कब आएगा, 0 डिग्री में आएगा, फिर 2 पाई में आएगा। आप समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो सर्कल है ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, और ये आपका 270 होता है। और ये पूरा जब घूम के आ जाता है तो 360, जिसे 2 पाई, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 बोलते हैं। याद रखिए यहाँ पर जब भी कॉस का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा और सबसे मिनिमम यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, इस जगह पर आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। अब ऐसे ही भी काउंट कर सकते हो, पहला तो 0 है, दूसरा यहाँ पर, यहीं पर पहुँचने के लिए तुमको क्या करना होगा, एक राउंड पाई, पाई 2 पाई, तो 2 पाई, फिर तीसरा 2 पाई हो चुका है तो 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई, फिर 4 पाई पहुँच गया, 5, 6 पाई। अरे भाई इवन में जा रहा है, तो इसको डॉट 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 2n पाई, दैट इज द कंडीशन। ये कंडीशन। तो दो वेव के बीच में, जहाँ से दो स्लिट से दो करंट सोर्स निकाल के दो वेव बनाए थे, उन दोनों का अगर फेज डिफरेंस 2n पाई है तो हमको ब्राइट ही मिलेगा। ये हुआ। और एक, ये तो पहला बात हुआ। दूसरा बात आपका किस पर था, पाथ डिफरेंस पर। पाथ डिफरेंस पर, इस पर भी आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको और डिटेल से थोड़ा समझाते हैं। देखो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ये वेव है तुम्हारा, ठीक है, इस तरह से वेव जा रहा है, ये पहला वेव है, मतलब जैसे स्लिट से निकाले ना यहाँ से, ये पहला वेव है, पहला वेव गया। दूसरा वेव को हम डॉट से बनाएंगे, तो कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, 0 से ही। देखो क्रस्ट क्रस्ट मिल रहा है, क्रस्ट क्रस्ट मिल रहा है, तो ये तो हाई एम्पलीट्यूड में बनाएगा, मतलब ब्राइट बनाएगा। क्या बनाएगा, ब्राइट बनाएगा। ठीक है, तो इसे को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या 0 पर ही मिलेगा और कहीं से जाने से नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो पहला कंडीशन है कि दोनों के बीच में फेज कितना लिए, 0 पर लिए। ध्यान देना इस टॉपिक पर। और कोई कंडीशन, फेज जहां से हमको, तो मान लो वेव तुम्हारा यहां से गया है, ठीक है, तुम यहां से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यहां से स्टार्ट करोगे ना बच्चा, तो देखो ये दोनों क्रस्ट रफ मिल रहा, तो ये काट देगा, एक दूसरे को काट देगा और हमको डिस्ट्रक्टिव मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन हम किसका चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगला, फिर कंस्ट्रक्टिव ही मिल रहा है, तो अगला हमारा फेज कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक वेव के बारे में जानना आपको जरूरी है। ये 0 डिग्री होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, लैम्डा होता है। और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ कितना होता है, लैम्डा बाई 2 होता है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फाई का एंगल कितना आ गया, 2 पाई से स्टार्ट करो। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप 2 पाई से स्टार्ट करो तो आपको ब्राइट ही मिलेगा। देखो ब्राइट मिल रहा है। ठीक है, तीसरा, अगर वेव इस तरह से, तो 2 पाई तक तो हम लोग देख लिए हैं कि यहाँ तक है, आगे यहाँ से नहीं, यहाँ से डार्क मिलेगा, यहाँ से। फिर अगला आप एक कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ एंगल कितना है, 2 पाई, 2 पाई, यहाँ पर कितना आ गया, फाई तुम्हारा कितना आ गया, 4 पाई।
तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपका फेज 4 पाई 6 पाई, ठीक है, 4 पाई 6 पाई 2 पाई 0, ये जब दो वेव आपस में मिलेगा, जैसे एक वेव ये है एक वेव ये है, तो क्रस्ट से मिलेगा, ट्रफ से मिलेगा और ब्राइट ही बनेगा। ये समझाने का है। पाथ डिफरेंस पर देखो, पहला का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा कितना है, ये दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहा है, तो पाथ डिफरेंस आपका यहाँ पर कितना हुआ सर, 0 हुआ। दोनों का पाथ डिफरेंस में दोनों वेव एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है। क्या ये दोनों वेव एक जगह से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, एक वेव पहले है और एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वेवलेंथ कितना है होता है, लैम्डा होता है। तो यहाँ का पाथ डिफरेंस क्या है सर, लैम्डा है। और यहाँ का पाथ डिफरेंस कितना है, तो लैम्डा, ये लैम्डा, तो टोटल कितना हो गया, 2 लैम्डा है। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा है। तो इसी का आगे भी तुम देखोगे तो क्या आएगा, जैसे पाथ डिफरेंस में बात कर रहे हैं तो पहला का क्या आया 0, दूसरा का लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर तुम्हारा 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, ऐसे करके डॉट 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 n लैम्डा इंटीजर। तो पाथ डिफरेंस तुम्हारा कैसा हो, उसका आंसर होगा पाथ डिफरेंस हमारा इंटीजर में हो, n लैम्डा में हो, तो हमको ब्राइट ही मिलेगा। तो पूरा समझाने के बाद एक वर्ड में, मतलब तुमको अगर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलोगे कि हमारा जब दो वेव के बीच का फेज 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, या एक वर्ड में बोलना है 2n पाई हो, तो हमको ब्राइट मिलता है, कंस्ट्रक्टिव मिलता है। और ठीक इसी तरह से जब हमारा पाथ डिफरेंस दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा है तो भी हमको क्या मिलता है, ब्राइट मिलता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक उसी तरह से अगला जो टॉपिक होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा। तो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यही फार्मूला, इसलिए ये फार्मूला को हम इतना इंपॉर्टेंट बोल रहे थे, ठीक है, कि इंटरफेरेंस करके R को निकालो, नेट एम्पलीट्यूड को निकालो। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों को बोला गया है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि डार्क बनाने बोल रहा है, डार्क फ्रिंज। तो डार्क कब होगा, जब तुम्हारा एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। इसको मिनिमम करना, और ये मिनिमम कब हो सकता है, cos फाई को देखकर। और cos मिनिमम कब होता है, -1 पर होता है। cos मिनिमम कब होगा, -1 पर होगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर आप सर्कल में ध्यान देंगे तो यहाँ पर तो 0, ठीक है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे करके डॉट 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 2n पाई यहाँ पर आ रहा था। और यहाँ पर cos फाई आपका क्या हो रहा था, +1 हो रहा था। और इस जगह आप जानते हैं, इस जगह आपका cos क्या होता है, cos फाई आपका -1 होता है। यहाँ मिनिमम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट कीजिएगा तो 180 डिग्री पर पहुँचिएगा। यहाँ से यहाँ तक चलने में आपको कितना पाई चलेगा। तो पहला फेज फाई -1 के लिए पाई चाहिए, दूसरा 2 पाई नहीं 3 पाई चाहिए। जैसे पाई हो गया 2 पाई यहाँ तक, फिर 3 पाई में आप पहुँचिएगा, फिर 4 पाई में नहीं 5 पाई में पहुँचिएगा, फिर 5 पाई में नहीं 6 पाई में नहीं 7 पाई में पहुँचिएगा। मतलब ये तो ऑड में जा रहा है नंबर 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पर फेज आपका कैसा आएगा, 2n-1 पाई। तो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द सेंस ऑफ इन द सेंस ऑफ फेज डिफरेंस तुम्हारा कितना होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए। ठीक है, 2n-1 पाई होना चाहिए। ठीक है, ये पाथ क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस को पहले यहाँ समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं।
जैसे ये तुम्हारा पहला वेव है, दूसरा वेव कहाँ से स्टार्ट बोल रहा है डिस्ट्रक्टिव करने के लिए, फेज एंगल यहाँ से 180 से, ये पाई हुआ, देखो डार्क बन रहा है इस तरह से। देखो ये क्रस्ट ट्रफ को काटा, क्रस्ट ट्रफ को काटा तो नेट कट गया, और यहाँ आपको क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा, क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। ठीक ऐसा ही दूसरा में आपको क्या बताया गया है, कहाँ से चलने बोला है दूसरा, देख लो 3 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो आपको डार्क ही मिल रहा है, क्रस्ट रफ लग रहा है तो कटेगा ही। ठीक है, ऐसे करके सो ऑन और भी आप आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पाथ डिफरेंस इस वेव और इस वेव में कितना है, इस वेव और डॉटेड लाइन वाला जो वेव बना रहे हैं, इस वेव में पाथ डिफरेंस कितना है तुम्हारा, ये वाला पोर्शन है, मतलब λ/2, क्योंकि एक पूरा इस तरह का वेव को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। तो ये तो हाफ ही आ रहा है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये दूरी कितना है, λ/2। इसमें कितना आया थोड़ा चेक किया जाए, तो λ/2, यहाँ तक तो लैम्डा है, यहाँ से लेकर के यहाँ, और फिर प्लस λ/2, तो लैम्डा प्लस λ/2 टोटल कितना हो जाएगा, 2 λ/2 इक्वल टू 3 λ/2। ठीक है, इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा इस पर, पाथ डिफरेंस पर भी आपका कंडीशन कैसा निकलेगा, पाथ डिफरेंस आपका कैसा निकलेगा। देखिए पहला आ रहा है λ/2, फिर क्या आ रहा है 3 λ/2, उसके बाद 5 λ/2, ऐसे करके ऑड में आ रहा है ये, तो डॉट 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 2n-1 λ/2। तो ये अगर ये पाथ डिफरेंस आपका वेव का होता है तो आपको डिस्ट्रक्टिव मतलब कि डार्क आपको मिलने वाला है। तो कंडीशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है कि आपका फेज 2n-1 पाई होना चाहिए और पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 होना चाहिए। अगर ये है तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया, क्लियर है। एग्जाम पॉइंट के लिए बस आपको इतना याद रखना है, इंटरफेरेंस जब आप पढ़िएगा दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव होने के लिए फेज और यहाँ का फेज आपका होना चाहिए 2n पाई और इसका होना चाहिए 2n-1 पाई। यहाँ का पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा और यहाँ का पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n-1 λ/2। ये है कंडीशन, इसी को कंडीशन, यही राइट मेन आंसर यही है। कंडीशन जो बोला जाएगा आपको एग्जाम में लिखने के लिए, आपका आंसर ये 2 पॉइंट पर होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 है और पॉइंट ये आपका 2 है। ठीक है, यहाँ पर n आप 1 2 3 से 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर n आप याद रखिएगा 1 2 3 से, 0 यहाँ नहीं लीजिएगा, 0 आप नहीं लीजिएगा, यहाँ 0 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है।